Hello, students. Welcome to Unique Academy. So, how are you all? So, last time we started with the agriculture. That's fourth chapter from geography. So, we'll continue further. Right? तो जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, ट्रैक द वीडियो ऑन द ऐप, फर्स्ट वॉच द फर्स्ट वीडियो ऑफ एग्रीकल्चर, देन प्रोसीड फर्दर. सो लास्ट टाइम हमने कुछ डिस्कस किया था, लाइक कमर्शियल फार्मिंग, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, इंटेंसिव फार्मिंग, प्रिमिटिव फार्मिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. फिर कुछ ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था, राइट? सो हम यहाँ पे रुके थे मेजर क्रॉप्स फाउंड इन इंडिया, राइट? तो मैंने कुछ आपको टाइम टेबल वगैरह कुछ दिया था एक टेबल शॉर्ट में. सो आज वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, राइट? तो देखो, इसमें से स्पेसिफिक क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते. जो स्पेसिफिक क्रॉप है जैसे कॉटन एक्सेट्रा, या फिर राइस हुआ, वीट हुआ, यही बेसिक है जिसपे क्वेश्चन पूछा जाता है. तो यू शुड हैव एन रफ आइडिया, ठीक है? बट देखो, यहाँ से यू कैन यूज दिस इंफॉर्मेशन इनडायरेक्टली. इनडायरेक्टली एज इन इंडस्ट्रीज you can use. Then again we have something known as transport and communication. वहाँ पे you can use कि agriculture के वजह से you will require transport, right? तो जहाँ पे अच्छी खेती होगी, for example understand this in this way कि जहाँ पे sugar cane होगा, right? Now sugar cane has to be transported where? In factories to produce what? Sugar, right? तो अब यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए you require better transport, right? और तब आप इनडायरेक्टली इन्फॉर्मेशन यूज कर सकते हो कि शुगर केन कहाँ पे ग्रो हो सकता है, मतलब कैसा सॉइल होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और अगर आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन पता हो शुगर केन के बारे में, किस एरिया में, जैसे यूपी में जैसे बेटर यूपी में है, फिर अभी नाउ दी आउटस्कर्ट्स ऑफ डेक्कन एरिया, डेक्कन प्लेटू एज वेल, वी कैन ग्रो शुगर केन. तो इस एरिया के अंदर ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा तो जहाँ पे शुगर केन फैक्ट्रीज लग सकती है. तो ऐसे इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन यूज होगा, राइट? वरना एक मार्क के लिए इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा सकता है कि टेम्परेचर क्या होगा ये. तो हम इतना ही स्पेसिफिक पढ़ेंगे, जितना पढ़ा रहा हूँ बस उस पर ध्यान देना, ठीक है? तो विल कंटिन्यू फर्दर, जस्ट मिनट या. तो बस एन ओवरव्यू कि फूड क्रॉप्स में क्या क्या आएगा: राइस, व्हीट, मिलेट्स, मेज, पल्सेस. अदर फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स: शुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉफी, टी. हॉर्टिकल्चर में मतलब क्या आएगा? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स. नॉन फूड आइटम्स में रबर, और फाइबर में आएगा कॉटन और जूट. तो व्हाट विल अंडरस्टैंड, राइस और व्हीट हमने पढ़ लिया था शायद, तो देखते हैं, ठीक है? तो ये रहा. तो राइस मैंने आपको बताया था, ये मानसून क्रॉप है इसलिए इसको बोलेंगे खरीफ क्रॉप. टेम्परेचर, हाउ मच टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड? 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? और वाटर कितना लगता है इसको? 100 सेंटीमीटर. तो यही इंपॉर्टेंट है कि क्रॉप कौन सा है? खरीफ है. खरीफ में मतलब कौन सा होगा? ऑनसेट ऑफ मानसून होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और ये सॉइल वगैरह याद हुआ तो ठीक है, बट इतना याद रखना कि इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना. और एरिया कहाँ पे है ये देखो, बेस्ट एरिया इज नॉर्दर्न प्लेन्स. इतना याद रखना है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल राइस, तो पहले तो कौन सा टाइप का क्रॉप है? ये खरीफ क्रॉप है. अभी खरीफ क्रॉप से यू शुड अंडरस्टैंड कि ऑनसेट ऑफ मानसून से आएगा, अक्टूबर नवंबर में इसका हार्वेस्टिंग होगा. क्लियर है? फिर इतना क्लियर है. फिर इसको रेनफॉल कितना लगता है? रेनफॉल इज 100 सेंटीमीटर एंड अबाउ, ठीक है? टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस. फेमस प्लेस कौन सा है? नॉर्दर्न प्लेन्स, राइट? और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कि सेकंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, और ये स्टेपल फूड है ऑफ इंडियंस, लाइक साउथ इंडिया में स्टेपल फूड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बस इतना पता होना चाहिए, यू विल गेट योर कंप्लीट मार्क्स. तो दिस इज हाउ योर स्ट्रक्चर इज फॉर्म फॉर द आंसर. ये रटते नहीं बैठना है. प्रैक्टिकली देखो, इसमें तो दे आर मोर देन 16-17 क्रॉप्स ईयर, देन अगेन इंडस्ट्रीज विल बी स्टडिंग मोर. तो प्रैक्टिकली इतना याद रखना पॉसिबल नहीं है. नॉर सीबीएसई इज एक्सपेक्टिंग यू कि आप ये सब याद रखोगे. व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग कि आपको एक जर्नलिस्ट अप्रोच होना चाहिए. जर्नलिस्ट अप्रोच मतलब क्या होना चाहिए कि आपको एक ओवरऑल आइडिया होना चाहिए कि किसमें क्या कहाँ पे ग्रो कर सकते हैं, बस दैट्स इट. तो क्लेई सॉइल याद हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. अब आते हैं वीट पे. वीट अगेन इज अ स्टेपल फूड. और वीट से मैंने कहा था विंटर, विंटर मतलब रबी क्रॉप, ठीक है? अभी रबी क्रॉप मतलब कब होगा? मानसून डिपेंडेंट नहीं होगा. तो इसके लिए हमको एडिशनल, जैसे कि हमने पढ़ा था ना, रिटेटिंग मानसून्स, और फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाला पानी से ही इसको वाटर मिलता है, या फिर इरिगेशन. और वाटर कंटेंट कितना लगता है? 50 to 75 सेंटीमीटर्स, ठीक है? और देखेंगे तो ये सबसे ज़्यादा इसका फूड बास्केट जो है कहाँ पे ग्रो किया जाता है? पंजाब और हरियाणा. बिकॉज ऑफ वॉट? ग्रीन रेवोल्यूशन. बिकॉज ऑफ वॉट? ग्रीन रेवोल्यूशन. वहाँ पे सबसे ज़्यादा खेती होती है इसकी. फिर उत्तर प्रदेश एक्सेट्रा. ज़्यादा मतलब रखना, थोड़ा थोड़ा याद होना चाहिए. इंपॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन्स इन इंडिया आर द गंगा सतलज प्लेन. वापिस नॉर्दर्न प्लेन्स, अच्छा सॉइल होना चाहिए, राइट? बस इतना ही है. और मेन फूड क्रॉप फॉर नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स. वापिस स्टेपल फूड है. वीट वी आर डन. अब आते हैं देखो मिलेट्स, जवार वेयर. आपको लास्ट टाइम भी पढ़ाया था शायद मैंने. मिलेट्स में जवार, बाजरा और रागी. रागी इज ग्रोन वेयर? इन कर्नाटक. बस इतना याद रखना है. बाजरा राजस्थान, और जवार इज इन महाराष्ट्र. बस इतना खत्म.
और ये क्या है, लो रेनफॉल है, इसको ज़्यादा रेनफॉल की जरूरत नहीं है, लो रेनफॉल में दे कैन बी ग्रोन, मतलब इन एरिड सेमी एरिड रीजन ऑल्सो यू कैन ग्रो इट। और फिर लेस फर्टाइल सॉइल लगता है, एंड दैट्स इट, बात कुछ नहीं लगता। और दूसरा लेग्यूमिनस क्रॉप है तो इट हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये आगे हम कभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलेट्स वी आर डन। अब ये मेज और पल्सेस इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस ऊपर देख लेना कि खरीफ क्रॉप है और जो पल्सेस है वो रबी क्रॉप है, ठीक है। बाकी इतना ध्यान मत देना, कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। अब आई गिव यू मिनट, बी क्विक, इसको एकदम शॉर्ट में लिखना है जैसे मैंने बताया। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू कि वीट कहाँ पे, वीट, शॉर्ट नोट ऑन वीट, तो वीट पल पे तो बात क्या है, वीट से विंटर, विंटर मतलब ये रबी क्रॉप है, रबी क्रॉप है मतलब कब सो होगा, अक्टूबर नवंबर में, राइट। और कब हम इसको हार्वेस्ट करेंगे, अप्रैल, मई अप्रैल, ठीक है, रबी क्रॉप है। अब सेकेंड, टेम्परेचर कितना, इसको क्लाइमेट कितना लगता है, वाटर 50 to 75 सेंटीमीटर। क्लाइमेट कितना है, नॉर्मल है, देखो यहाँ पे हमने दिया था क्लाइमेट, कूल क्रोइंग सीजन या फिर ब्राइट सनलाइट, मतलब कि ये टाइम कौन सा होगा, विंटर वाला टाइम होगा, राइट। तो कूल और ब्राइट सनलाइट की जरूरत है, कूल प्लस ब्राइट सनलाइट। फेमस एरियाज नॉर्दर्न प्लेन्स, एग्जाम्पल पंजाब, हरियाणा। कुछ सा वापस अगेन स्टेबल फूड है किसका, नॉर्दर्न का और नॉर्थ ईस्टर्न इंडियंस का, ठीक है, क्लियर, इतना बस आपने लिख दिया, यू विल गेट योर मार्क्स, ठीक है। चलो बी क्विक, टेक अ टाइम, और ऐसे शॉर्ट में खुद का लिखना है, इसलिए ही ये समराइज वर्जन दिया है, डिटेल में तो फिर आपके बुक में आराम से पढ़ लेना उसको, ठीक है। टेक अ टाइम एंड राइट दिस, बी क्विक। तो लिखना है, चलो डन। तो आगे बढ़ेंगे, और टाइम लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है, टेक योर टाइम, पॉज इट, लिखना है फिर आगे बढ़ना है। तो खुद के नोट्स खुद बनाने पड़ेंगे, सिनॉप्टिक नोट्स होना चाहिए, आई कैन सप्लीमेंट विद एन नंबर ऑफ नोट्स, पर वो वापस कंपाइलेशन बढ़ा के कोई मतलब नहीं होगा ना, राइट। ऐसे बड़े बड़े सारे आपको बुक्स दे दिए, उसमें से ढूंढते बैठोगे, शॉर्ट क्या होगा, खुद के नोटबुक लेके बैठो शॉर्ट में, एंड राइट देयर इन शॉर्ट, वीट में क्या है, राइस में क्या है, कौन सा क्रॉप है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। ऐसे नोट्स बनते हैं, और खुद के नोट्स बनाए हुए रिवाइज करने सिंपल पड़ता है, एक कॉन्फिडेंस आता है अंदर से कि हमने ये पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। बाकी माइंड मैप आई विल शेयर। तो बढ़ते हैं आगे, ये देख लेना, मेज और ये पल्सेस खरीफ है ये, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस एक रफ आइडिया होना चाहिए आपको। अब ये इंपॉर्टेंट है शुगर केन, क्योंकि वापस इसका यूटिलिटी इज इन योर इंडस्ट्रीज चैप्टर, जो वापस हम इंडस्ट्री चैप्टर पढ़ेंगे उसमें से काम आएगा, इसलिए ध्यान देना। देखो शुगर केन पहले तो खरीफ क्रॉप है, खरीफ मतलब वापस मानसून है, खरीफ में और क्या था, राइस था, याद आ रहा है ना, ऐसे लिंक करते चलना है। टेम्परेचर कितना है, 21 to 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब वहाँ पे कितना था, 27 डिग्री सेल्सियस था राइस के लिए, सेम टेम्परेचर्स के लिए। और पानी ऑलमोस्ट राइस से कम है, राइस में कितना था, 100 सेंटीमीटर एंड अबाव, यहाँ पे 75 to 100 है, ठीक है। अब ड्रेन सॉइल ये सब छोड़ दो। इंडिया द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन आफ्टर ब्राजील, अब शुगर में भी सेकेंड है, शुगर केन में सेकेंड है, और वहाँ पे भी राइस में सेकेंड थे आफ्टर चाइना, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप, अब ये उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये बेल्ट इंपॉर्टेंट है, ये नॉर्दर्न बेल्ट और ये डेक्कन वाला बेल्ट, ये नॉर्दर्न प्लेन्स वाला बेल्ट और ये डेक्कन प्लेटू वाला बेल्ट, दोनों में ही शुगर ज़्यादा ग्रो होता है, ठीक है। चलो अगेन शुगर केन के बारे में फटाफट लिखना है, उसके पहले मैं ऑयल सीड्स के बारे में बताता हूँ आपको कि कितने टाइप का ऑयल सीड्स मिलते हैं। जहाँ से देखो, जैसे ग्राउंड नट, फिर ये मस्टर्ड, राबी और सीसम, इतना ध्यान मत देना, बस इतना समझना कि ये ऑयल सीड्स हमें सप्लीमेंट करता है, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मस्टर्ड सीड्स इन दी आफ्टर कनाडा। चलो इतना मत लोड देना, ऑयल सीड्स पे बहुत रेयर पूछता है, बस ऑयल सीड्स आपको पता होना चाहिए कि क्या है,
जहाँ से हम ऑयल मिल सकता है हमको सप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। अब ये टी और कॉफ़ी फिर से इंपॉर्टेंट है, तो एक काम करना आप, ये फटाफट शुगर केन के बारे में लिख लो जो मैंने बताया। क्या है कि शुगर केन, देखो जैसे बता रहा हूँ ऐसे नोट्स बनाना खुद के। ये है शुगर केन, दिस इज हाउ यू हैव टू मेक योर नोट्स। फर्स्ट तो इज राबी क्रॉप और खरीफ इज खरीफ, तो इसमें एक लाइन और ऐड कर सकते हैं, ऑनसेट ऑफ मानसून में इसको ग्रो कर सकते हैं, हार्वेस्ट कब करेंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप तो याद होना चाहिए, ठीक है। अब टेम्परेचर कितना रिक्वायर्ड है, 21 टू 27 डिग्री सेल्सियस। फिर रेनफॉल 75 टू 100 सेंटीमीटर। क्या फेमस है, इंडिया सेकंड है आफ्टर ब्राज़ील। फेमस प्लेस नॉर्दर्न प्लेन्स, डेक्कन प्लेटू एक्सेट्रा। नॉर्दर्न प्लेन्स में क्या क्या आएगा, उत्तर प्रदेश। डेक्कन प्लेटू में क्या आएगा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, थोड़ा बड़ा रीजन, ठीक है, तमिलनाडु एक्सेट्रा। इतना लिख दिया, योर आंसर इज डन। इसे छोटे में बना लो और लिख लो इसको। चलो बी क्विक। सो डन राइट। तो आई मीन वाला आई रब दिस। तो बढ़ते हैं अब आगे। तो सिंपल है, बस ध्यान से समझना, एवरीथिंग यू एबल टू अटेम्प्ट। अभी टी, टी के लिए तो फेमस जगह कौन सा है, थोड़ा याद आना चाहिए, शिमला वगैरह, राइट, जहाँ पे थोड़ा ठंड हो, राइट। तो वही अगेन इंपॉर्टेंट है, टी हम एक्सपोर्ट करते हैं टी को। तो एक्सपोर्ट क्या क्या करते हैं आपको याद आना चाहिए, एक्सपोर्ट हम करते हैं और कॉफ़ी भी एक्सपोर्ट करते हैं। कॉफ़ी इज मोर रेस्ट्रिक्टेड टू नीलगिरी प्लेटू। नीलगिरी कहाँ पे आता है, साउथ में आता है, जहाँ पे वेस्टर्न घाट ईस्टर्न मिलते हैं ना, वहाँ पे 3 स्टेट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, वहीं पे सिर्फ कॉफ़ी ग्रो किया जाता है। बाकी तो नेचुरल नहीं है वो, उसको हम कुछ आर्टिफिशियल साइंटिफिक टेक्नोलॉजी यूज़ करके उसको ग्रो करते हैं। बट द बेसिक एरिया जहाँ पे ये मिलता है वो है नीलगिरी प्लेटू, राइट। तो पहले तो टी समझेंगे, ध्यान देना। अब ये खरीफ है रबी है ये इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि अंडरस्टैंड द रीजंस, क्योंकि इसलिए जो टेम्परेचर रखता है इसको ऑल राउंड द सीजन यू कैन ग्रो, और कोई स्पेसिफिक टाइम होता है उसका। इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि 21 टू 29 डिग्री सेल्सियस। दो ऐड कर दो, किसमें, शुगर में दो ऐड करोगे तो ये मिल जाएगा। वो कितना था, 21 टू 27 डिग्री सेल्सियस। 27 किसके लिए था, राइस के लिए था, प्लस 2 ऐड कर दोगे तो टी के लिए आ जाएगा, ठीक है। अब इसको पानी ज़्यादा लगता है, इंपॉर्टेंट याद रखना, इसको पानी ज़्यादा लगता है। जैसे फ्रॉम 150 टू 250 सेंटीमीटर, फ्रीक्वेंट शावर्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर। कितना लगेगा, 150 टू 200 250 सेंटीमीटर। तो वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, 150 टू 250 सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। देन माउंटेन सॉइल, डीप फर्टाइल, वेल ड्रेन, रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर, ये लिखना इंपॉर्टेंट है। रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर, यही उसका ग्राउंड बनाता है, रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। और ह्यूमस का होता है, ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है आगे आराम से पढ़ेंगे। ह्यूमस इज समथिंग वेयर यू नो दे गेट दी नेचुरल मॉइस्चर। अब मॉइस्चर कैसे आता है, डेड प्लांट्स एक्सेट्रा जब वहाँ पे पड़ जाते हैं तो उसको नेचुरल मॉइस्चर आता है, वो नहीं आएगा तो हमें सप्लीमेंट करना पड़ता है विथ फर्टिलाइजर्स। बट ये ह्यूमस इज इंपॉर्टेंट, ये डिटर बोलते हैं इसको। तो कभी आराम से पढ़ेंगे, इफ़ यू ऑप्ट फॉर बायोलॉजी इन योर 12th स्टैंडर्ड तो यूल बी अंडरस्टैंडिंग दिस इन डिटेल। अभी के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, टी। क्या टेम्परेचर है, 21 टू 29 डिग्री सेल्सियस। वाटर कितना है, रिक्वायरमेंट 150 टू 250 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, कौन से एरिया में ग्रो होता है, टी प्लांटेशन क्रॉप, इसको ब्रेवरेज क्रॉप, ठीक है। वो क्यों है क्या है वो छोड़ो, इसको प्लांटेशन क्रॉप बोलते हैं। क्यों, हमने पढ़ा था लार्ज स्केल में होता है और मशीन्स वगैरह यूज़ करते हैं और स्किल्ड आदमी लगता है, राइट, वही कमर्शियल क्रॉप में आएगा, ठीक है। और इसको क्रैश क्रॉप भी बोलते हैं हम, तो आराम से पढ़ेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टी इन दी वर्ल्ड, ग्रोस वेल ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, दोनों में होता है और इंडिया लीडिंग है।
लीडिंग है मतलब बताया नहीं है कि लीडर है, लीडिंग है, बस इतना ही लिख के खत्म करना है। एरिया कौन सा है? आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला। ये जो है इसमें बहुत रेयर होता है, ठीक है। मेन इज योर आसाम एंड वेस्ट बंगाल एंड योर मेघालय, त्रिपुरा। दार्जिलिंग इज फेमस फॉर द यूनिक क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन। दार्जिलिंग टी को जीआई टैग भी मिला हुआ है। जीआई टैग इज जोग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब कि ये वहाँ की खास बात है। जैसे अल्फोंसा मैंगोज को, अल्फोंसा मैंगोज जो है उसको महाराष्ट्र को मिला है अल्फोंसा मैंगोज के लिए, वैसे जीआई टैग किसको मिला? दार्जिलिंग टी के लिए। तो हमने क्या समझा? ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हमारे लिए। टी कैसे लिख सकते हैं हम? 21 टू 27, 29 डिग्री सेल्सियस, 150 टू 250 सेंटीमीटर वाटर, ह्यूमस होना चाहिए और उसमें मॉइस्चर होना चाहिए। सेकंड, कहाँ पे ग्रो हो सकता है? इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर इन दिस। कहाँ पे ग्रो हो सकता है? जहाँ पे पानी और ये सब ज़्यादा हो, जैसे कि आसाम, वेस्ट बंगाल। फेमस प्लेसेस दार्जिलिंग, ठीक है। इतना सा लिखना है फटाफट, चलो लिखो इसको। टी के बारे में ऐसा ग्राफ बना लो, थोड़ा अच्छा हैंड राइटिंग में लिखना, राइट। आई गिव ए मिनट, डू दिस प्लीज, बी क्विक। चलो डन, ओके। अब बढ़ेंगे आगे। नाउ यू विल क्विकली अंडरस्टैंड अबाउट कॉफ़ी। देखो, कॉफ़ी के लिए टेम्परेचर 15 से 28 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। थोड़ा टाइम लगेगा इसलिए चार्ट बना के रख लेना ऐसा खुद के पास, तो याद हो जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए रिक्वायरमेंट इज सेम एज दैट ऑफ दिस, और फ्रीक्वेंट शॉर्ट डिस्ट्रीब्यूटेड ईयर, तो कॉफ़ी के लिए भी सेम हमें पानी लगेगा। हिल स्लोप्स मोर सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप। हिल स्लोप्स मतलब कि नीलगिरी में जो प्लेटू है वहीं पे ग्रो होता है, इसलिए हिल स्लोप्स इंपॉर्टेंट जगह है इसका, ये खास बात हो गई इसकी। यहाँ पे ह्यूमस था और ऑर्गेनिक मैटर था, यहाँ पे हिल स्लोप्स है। कॉफी इज अ प्लांटेशन क्रॉप, अगेन टी इज अ प्लांटेशन क्रॉप, अगेन कॉफी इज अ प्लांटेशन क्रॉप। और बेवरेज क्रॉप में आता है। इंडियन कॉफी इज वेल नोन फॉर इट्स गुड क्वालिटी थ्रू आउट दी वर्ल्ड, ठीक है। इंडियन क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी है, बस थोड़ा सा फैक्ट रखना। इंडिया इज द 2.3% ऑफ द वर्ल्ड टोटल कॉफी प्रोड्यूस। कितना परसेंट कर पाता है? 3.2%। और फेमस भी है, राइट। प्रोड्यूस ऑन दी बाबाकुंदम हिल्स ऑफ कर्नाटक, नीलगिरी इन कर्नाटक, केरला। ओनली नीलगिरी इज फेमस, ठीक है। जैसे कि अब इसको समराइज करेंगे फटाफट। तो व्हाट वी अंडरस्टूड, कॉफ़ी। कॉफ़ी के 3-4 टाइप बनते हैं इंडिया में, ठीक है। तो अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें अभी के लिए इस पर थोड़ा सा जर्नलिस्ट व्यू रखना है। पहले तो टेम्परेचर कितना लगता है? 15 टू 28। फिर वाटर कितना है? सेम 150 टू 250। खास बात क्या है? स्लोप्स पे इजीली ग्रो हो सकता है, हिल स्लोप्स पे, ठीक है। देन प्लांटेशन क्रॉप एक्सेट्रा वो वापस लिख देना। फिर इंडिया का क्वालिटी फेमस है, कितना कॉन्ट्रीब्यूट करता है? 3.2% ऑफ द वर्ल्ड। कहाँ पे ग्रो हो सकता है? नीलगिरीज में, नीलगिरी प्लेटू में, ठीक है। 9th में पढ़ा था हमने, वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट जहाँ पे मिलते हैं उसको नीलगिरी प्लेटू बोलते हैं। वहीं पे कौन कौन से स्टेट्स है इसमें? कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु, के टी, ठीक है। चलो बी क्विक, इसको फटाफट लिख लो। मैं क्या करता हूँ, उसको रब कर देता हूँ, आप यहाँ से देख, ठीक है, लिख लो, यहाँ से दिख जाएगा नीचे वाला। तो बी क्विक।
चलो डन. तो विल कंटिन्यू फर्दर. बस टाइम देना 1 मिनट. करते रहो. लिख लिया ना, समझना है बस. ठीक है, घर पे लिस्ट बना के रख लेना, रटना मत इसको, एग्जाम के एक दिन पहले देख लेना, आराम से याद आ जाएगा. अब नॉन फूड क्रॉप्स. रबर ऑफिस इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्री में काम आएगा, तो थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कहाँ पे ग्रोथ है. और रबर तो फेमस ही है इंडिया में वैसे भी. रबर क्रॉपिंग सीजन में इंपॉर्टेंट नहीं है. तो अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है. और वाटर कितना है? अबाउट 200 सेंटीमीटर. नीड मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. इतना याद नहीं हो तो भी चलेगा. कितना? 25 डिग्री अबाव और 200 अबाव सेंटीमीटर इसका रेन का रिक्वायरमेंट है वाटर का. रबर इज अ प्लांटेशन क्रॉप. आगे वही. रबर क्रॉप इज इक्वेटोरियल रीजन बट इट इज ग्रोन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन एज वेल. कौन से रीजन का क्रॉप है ये सब छोड़ दो, बस इक्वेटोरियल क्रॉप है, बट डिस्पाइट दिस कैन बी ग्रोन इन इक्वेटोरियल सब ट्रॉपिकल रीजन एज वेल. इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूस इन द वर्ल्ड. फोर्थ लार्जेस्ट पे आता है रबर में. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है. केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, मद्रास एक्सेट्रा, गारो हिल्स ऑफ मेघालय, ये फेमस है, साउथ वाला और थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट वाला. अब दूसरा, एमआरएफ फेमस है. एमआरएफ सुना है आपने? टायर का कंपनी है. इसका फुल फॉर्म क्या है? थोड़ा याद आना चाहिए आपको. यू शुड बी बेसिक अवेयरनेस होना चाहिए आपको. दिस इज कॉल्ड मद्रास रबर फैक्ट्री. इसका मतलब क्या? मद्रास में भी ग्रो होता है. ठीक है, मद्रास वाला कौन सा एरिया किसको बोलते हैं हम, थोड़ा याद होना चाहिए. तो रबर क्या है? रबर के लिए टेम्परेचर हाउ मच? 25 डिग्री सेल्सियस एंड अबाव. वाटर 200 डिग्री सेल्सियस 200 सेंटीमीटर एंड अबाव. इंडिया इज फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड. और क्या है? प्लांटेशन क्रॉप है. और कौन से एरिया में? केरला, तमिलनाडु एक्सेट्रा. चलो फटाफट इसको भी लिखो, मैं इसको करता हूँ रैप. ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, लिखने आना चाहिए आपको. चलो बी क्विक. चलो डन. लिख लिया होगा ना, छोटा ही था, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें. नहीं लिखा तो पॉज कर लो, आराम से देख लो. अभी फाइबर क्रॉप दोनों इंपॉर्टेंट है, कॉटन और जूट. एक मिनट मैं जोड़ा हूँ. कॉटन और जूट देखो, दोनों खरीफ क्रॉप है. दोनों क्या है? खरीफ क्रॉप है, मतलब वापिस क्या है? ऑनसेट ऑफ मानसून. दोनों को पैरेलली पढ़ना है. और दोनों फाइबर क्रॉप है. फाइबर मतलब कपड़ा बना सकते हैं इसमें. और एक आएगा, पर वो सिल्क है, पर वो हम ग्रो नहीं करते ना, वो तो कुछ और कल्चर से आता है, सेरिकल्चर से. उसको हम इंडस्ट्रीज में पढ़ेंगे. ठीक है, ठीक है. अब इंपॉर्टेंट क्या है? कॉटन और जूट दोनों खरीफ क्रॉप है, मानसून कॉन्सेप्ट आता है. दोनों को हाई टेम्परेचर लगता है. ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट. दोनों को हाई टेम्परेचर लगता है. और हैवी रेनफॉल. और यहाँ पे रेनफॉल इज व्हाट? लाइट रेनफॉल विथ 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज. तो बताओ, यहाँ पे राइट रेनफॉल है और यहाँ पे हैवी रेनफॉल है. जूट के लिए हैवी रेनफॉल लगता है. क्यों? बताता हूँ आगे. अब देखो, कॉटन इज वाइट इन कलर, वो ब्लैक सॉइल पे उगता है. ब्लैक सॉइल को रिगोर सॉइल भी बोलते हैं, जो कि डेक्कन प्लेटो में मिलता है, इसलिए ब्लैक सॉइल. ठीक है. इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन आफ्टर चाइना. सेकंड. और कहाँ पे सेकंड था इंडिया? शुगर में सेकंड था. और कहाँ पे सेकंड था? राइस में. और राइस में भी चाइना के पीछे था. तो ऐसे लिंक करना है कि कॉटन इज इक्वल टू राइस, और दोनों का रैंक सेम है. ऐसा आपका काम थोड़ा कम हो जाएगा. फेमस क्या है? डेक्कन प्लेटू, जैसे कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एक्सेट्रा. एक दो नाम याद हुआ, ठीक है. खरीफ क्रॉप में वापस क्या आएगा? वेल ड्रेन एल्यूवियल सॉइल फूड प्रिंट्स. क्यों? देखो, इसका खास बात है, ये वेस्ट बंगाल वाला जो एरिया है वहीं पे होता है, जहाँ पे डेल्टा रीजन है. क्यों? इसको हमेशा न्यू या फिर फ्रेश एल्यूवियल सॉइल लगता है, जो कि डिपोजिशन से आता है, तभी जूट ग्रो कर सकते हैं हम. वहीं पर रिस्ट्रिक्टेड है. जूट इज यूज टू मेक गनी बैग्स एक्सेट्रा. ये रिप्लेसमेंट है फॉर योर प्लास्टिक्स. प्लास्टिक्स कैन बी इजीली रिप्लेस विद दिस. जो गनी बैग मिलता है ना, वो इसी का बनता है. तो ये इंपॉर्टेंट है, वापस इसको हमने प्रमोट करना चाहिए. जूट इज ऑल्सो नोन एज दी गोल्डन फाइबर. ठीक है. वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, मेन इज द वेस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल रीजन एंड ओडिशा रीजन. ठीक है. तो दोनों को फटाफट लिखो, जो मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताया है इसके साथ. चलो बी क्विक. 2 मिनट देता हूं, दिस कैन बी इजीली डन.
चलो, यू मस्ट हैव रिटन राइट। देखो, नहीं लिखा है तो पॉज करना, आराम से लिखना, और आई एम एक्सपेक्टिंग यू कि जब मैं बोलता हूँ लिख रहे तो लिखना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहीं पे लिखने बोल रहा हूँ, बाकी आई एम नॉट आस्किंग यू टू राइट। ये सब कीवर्ड्स है इसमें, ये कीवर्ड्स आपको पता नहीं कब कब हेल्प करेंगे, आंसर आपका इजीली बन जाएगा। कीवर्ड से याद आया, अभी तक किसी ने आंसर लिख के नहीं भेजे हैं तो हाई टाइम अभी लिख लो, वरना आई हैव टू यूज़ योर प्रोटोकॉल, ट्रम्प कार्ड यूज़ करना पड़ेगा पेरेंट्स का, ठीक है, उसके पहले लिख के भेज दो तो बढ़िया है। चलो आगे बढ़ेंगे नाउ। अब इतना सब हो रहा है तो देयर इज अ हाई टाइम वी रिक्वायर सम टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। क्यों, व्हाई देयर इज अ नीड टू अंडरस्टैंड। देखो, हमने 9th में पढ़ा था कि 9th में हमने लैंड का चैप्टर पढ़ा था जिसमें हमने पॉवर्टी पढ़ा था, याद आ रहा है, फूड सिक्योरिटी एंड पॉवर्टी पढ़ा था। तो हमने तब क्या समझा था कि, और ये फर्स्ट चैप्टर भी पढ़ा था पालनपुर में, कि मेन इशू क्या है कि जो स्मॉल स्केल फार्मर्स है, स्मॉल स्केल फार्मर्स है या फिर मार्जिनल फार्मर्स है, ये दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है। मार्जिनल फार्मर्स मतलब कि जिनके पास लैंड नहीं होता, बहुत कम लैंड होता है, इनके लिए इशू क्या है, अब इनके पास क्या होता है, एक तो हेरिडिटी फैमिली एक्सपांड हो रहा है, फैमिली एक्सपांड हो रहा है तो बच्चे होते हैं तो एक्सपांड होता है, तो इनमें वापस डिवाइड होता है लैंड। लैंड डिवाइड होगा तो क्या होगा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। क्यों, देखो, बचपन में पढ़ाया था मैंने आपको, ये लिख लो एक बार फटाफट, कि क्या है कि इंडिया में मैक्सिमम फार्मर जो है स्मॉल स्केल फार्मर या फिर मार्जिनल फार्मर्स है, जिनकी फैमिली एक्सपांड होने से उनका लैंड डिवाइड होता है, लैंड डिवाइड होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिख लो। चलो इसको रब करते हैं, अब समझो क्या होता है। देखो, समझो कि अभी आपके पास, आप जाते हो आइसक्रीम वाले के पास, ठीक है, एंड इफ़ यू आस्क हिम कि मुझे एक आइसक्रीम चाहिए, तो ही विल गिव यू इन MRP जो उसका कॉस्ट प्राइस होगा। 10 लोगे तो शायद कुछ डिस्काउंट दे दे, राइट, 1-2% डिस्काउंट दे देगा। अब ये 100 लेने जाओ तो आप, तो आपको क्या करेगा वो, आराम से 10% डिस्काउंट देगा। अब इसको 1000 कर दो तो आराम से बिठा के चाय पानी के साथ फिर देगा और कुछ 20% दे देगा। अब इसको 10,000 कर दो तो खत्म ही हो गया, फिर तो घर तक कार भी रही लेने के लिए। अब बात ये समझना है, ये 10,000 कब होगा, जब आपके घर में फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा होंगे, राइट, वरना आप अकेले आदमी हो 10,000 तो नहीं खा सकते ना, मतलब 10,000 तो नहीं खा पाओगे, प्रैक्टिकली इज नॉट पॉसिबल एक दिन में इतना खा लो, या फिर उसका एक्सपायरी के पहले खा लो, राइट। तो सेम गोज विथ लैंड एज वेल। जब ये लैंड होगा, अभी समझो ये बड़ा लैंड है, अब यहाँ पे हमें वीट चाहिए, समझो 100 kg, 100 kg वीट चाहिए इसको सो करने के लिए। बट अभी क्या हुआ, बिकॉज ऑफ फैमिली डिवाइड, ये लैंड को हमने डिफरेंट डिफरेंट इसमें तोड़ दिया, अपने बच्चों में बांट दिया। अब इतनू से के लिए क्या आपको 100 लगेगा kg, नहीं, इसके लिए तो आपको बस 10 लगेगा। और हम अभी हमने समझा, जैसे क्वांटिटी डिक्रीज होगी हमारा प्राइस इंक्रीज हो रहा है। जब प्राइस क्वांटिटी एक थी तो प्राइस MRP ले रहे थे, जैसे क्वांटिटी बढ़ी, जैसे क्वांटिटी बढ़ी प्राइस डिक्रीज होना स्टार्ट हुई, राइट। तो यहाँ पे क्वांटिटी कम है तो प्राइस इंक्रीज होगा, इसीलिए ही इनडायरेक्टली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। सेम लेबर लगेगा, सेम वाटर लगेगा, एक्सेट्रा, तो हर चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है। इसलिए ही ये रिफॉर्म, मतलब कि इसलिए ये हित में नहीं होता कि वी डिवाइड दी लैंड, ठीक है। तो यही सब यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म के नाम पे क्या क्या किया हमने, और मेन हमारा इंटेंशन क्या है कि हमारा फूड सिक्योरिटी एनहांस हो। वाई आर वी डूइंग दिस, बिकॉज ऑफ आ फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी बेटर होगा तो क्या होगा, इंडिया कैन लुक अहेड, पेट भरेगा तो वी कैन वर्क अहेड, राइट। तो ये सब बातें यहाँ पे, तो ध्यान देना क्या क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। अब कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, कोऑपरेटिव एंड अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, मतलब ये देखो, कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होता है, कोऑपरेटिव सेक्टर में पढ़ा था हमने थोड़ा बहुत। जब 2-3 फार्मर साथ में आएंगे और अपना लैंड को पूल करेंगे, इसको बोलते हैं लैंड पूलिंग। ऑप्शन में लिख लेना इसको, लैंड पूलिंग, मतलब कि 3 फार्मर है, इसके पास 1 एकड़ है, इसके पास 1 एकड़ है, इसके पास आधा एकड़ है, दोनों तीनों साथ में आएंगे तो कितना का 2.5 एकड़ होगा। अब देखो 1 एकड़ के लिए समझो इसको 10 किलो लग रहा है, इसको भी 10 किलो लग रहा है, इसको 5 किलो लग रहा है। तीनों अलग अलग जाएंगे तो उनको अलग अलग कॉस्ट लगेगा, पर तीनों साथ में मिलकर जाएंगे तो 25 kg लग रहा है, ठीक है, तो कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा उनको, डेफिनेटली 10 से तो कम पैसा लगेगा। तो यही होता है कोऑपरेटिव फार्मिंग में। तो इसमें कलेक्टिवाइजेशन साथ में आना स्टार्ट किया, कंसोलिडेशन ऑफ फार्म होल्डिंग, कॉपरेशन, अबॉलिशन ऑफ जमींदार। जमींदार में क्या था कि ये फ्यूडल राइट्स थे कि एक आदमी के पास एरिस्टोक्रेट्स का लैंड होगा और वहाँ टीनर्स को बुलाएंगे काम करने के लिए, सबको अबॉलिश किया। क्यों, ताकि हम फार्मिंग को एनहांस कर सके, ठीक है। थोड़ा मैं कलर चेंज करता हूँ। लैंड रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म के नाम पे आराम से पढ़ेंगे, इसमें पूरा चैप्टर है। पर इसके अंदर क्या किया हमने, अमीर से लैंड लिए, जो कि रिच मर्चेंट्स थे या फिर रिच ओनर्स थे, उनके पास से लैंड लिया, समझो कि इसके पास 1000 एकड़ है, ठीक है, 1000 एकड़ ऑफ हेक्टर्स ऑफ जमीन है, तो उनसे लेके इसको गरीब में बांटना स्टार्ट किया, ठीक है। अभी कैसे किया, क्या किया, लंबा चैप्टर है, वो समझना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि लैंड रिफॉर्म के नाम पे हमने, और ये कब आया था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। अब 5 ईयर प्लान थे, फिर 12 ईयर प्लान थे, फिर 10 ईयर प्लान थे, वो सब छोड़ दो।
लैंड रिफॉर्म कब आया था? फर्स्ट 5 ईयर प्लान में आया था। इसका एम क्या था कि ताकि रीडिस्ट्रीब्यूट करे, ताकि हम क्या करें, रीडिस्ट्रीब्यूट करें लैंड को अमंग द स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स। ठीक है, इसमें भूदान भी आएगा। विनोबा भावे का इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन था। ही आस्क्ड वॉलंटरी टू एवरीवन कि आओ जिनके पास एक्सेस लैंड है उसको गरीबों में बांटो, ताकि हम फार्मिंग को, ऐसे लोगों को फार्मिंग के लिए लैंड दे सकते जिनके पास लैंड नहीं हो। ठीक है, वो भी इसका ही सबसेट था। अब बढ़ते हैं आगे, थोड़ा कलर में ढंग कर लेता हूँ, एक मिनट। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन, इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है ग्रीन रेवोल्यूशन का, MS स्वामीनाथन। 9th में आराम से पढ़ा था हमने। ग्रीन रेवोल्यूशन कैसे क्या हुआ था? पंजाब हरियाणा के पास दे बिकम सेल्फ डिपेंडेंट, वीट का एक्सेस ग्रो किया था हमने, राइट। और फिर ये व्हाइट रेवोल्यूशन, देखो वीट, ग्रीन रेवोल्यूशन इज नोन फॉर योर वीट एक्सेट्रा, राइट। व्हाइट रेवोल्यूशन इज वर्गीस खुरीन, ये अमूल की जो है, ही इज द फादर ऑफ दैट। अभी अमूल क्या है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, सब कुछ पता होना चाहिए। नाउ ही इज द मैन बिहाइंड द मिल्क। व्हाइट रेवोल्यूशन इज डायरेक्टली लिंक विद मिल्क। मिल्क मतलब क्या? एनिमल हस्बेंड्री। मतलब कि अगर देखो ये दोनों इंटर रिलेटेड है, कैसे? देखो अभी एनिमल से जो उनका एक्सीट्रा आएगा, दैट कैन बी यूज एज ए व्हाट, फर्टिलाइजर फॉर योर क्रॉप्स, राइट। सेकंड, इट कैन गिव एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम होगा किसके लिए? फार्मर के लिए, ठीक है ना। एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम होगा मिल्क, एनिमल हस्बेंड्री, तो दोनों साथ में हो रहा है। ठीक है, तो 2 रेवोल्यूशन आया था जिसकी वजह से हमने, ये क्या है, ये टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के नाम पे हमने क्या क्या किया, याद रखना है। और अगर आपको क्वेश्चन कभी पूछे CBSE कि व्हाट कैन बी डन टू मेक, मैंने जो आपको क्वेश्चन पूछा था कि फार्मिंग को मोर लुक्रेटिव जॉब बनाने के लिए, यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, तो दीज आर द फ्यू स्टेप्स यू नीड टू टेक इन, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं फिर से चीज़ों को। प्रोविजन फॉर क्रॉप फेलियर, मतलब कि देखो क्रॉप इंश्योरेंस, समझो कि सब कुछ ग्रो भी कर लिया, ये क्रॉप था, ऐसा कुछ लगाया वगैरह, ठीक है, बट इरेटिक रेनफॉल हो गया, अननेचुरल रेनफॉल हो गया, जैसे अभी हो रहा है, अक्टूबर नवंबर में बरसात हो रहा है, ऐसा कुछ टाइम हो गया, तो ये तो पूरा क्रॉप बह जाएगा ना। फॉर एग्जाम्पल अनियंस को अनएक्सपेक्टेड रेनफॉल नहीं चल पाता, आया तो ये खराब होगा। मैंगोस अनएक्सपेक्टेड रेनफॉल हुआ, पूरा खराब हो जाएगा। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे तो फार्मर के पास तो इतना कुछ पैसा नहीं होता ना। वी आर टॉकिंग अबाउट द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, जो कि इंडिया में ज़्यादा है। ऐसे टाइम पे वी इज अ हाई नीड कि इनको हम क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड करें। अगर नहीं करेंगे तो इनका पूरा क्रॉप खराब हो जाएगा, तो दे आर लेफ्ट इन वॉट, दैट ट्रैप में फंस जाएंगे, लोन्स का बर्डन है, तो दे विल बी लेफ्ट विद नथिंग टू बट टू कमिट सुसाइड। हम उनको हेल्पलेस बना देते हैं, इसलिए ही देयर वाज अ प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस। तो ये इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म के अंदर आएगा। अगेंस्ट द ड्रॉट्स, फ्लड, साइक्लोन्स, डिजीज, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज मतलब कैसे? शुगर केन फार्मर्स और फैक्ट्री ओनर्स दोनों मिलकर साथ में क्या बनाते हैं? फैक्ट्री बनाते हैं कोऑपरेटिव्स में। लिज्जत पापड़ एक्सेट्रा इसके एग्जांपल्स है कुछ, कि कोऑपरेटिव्स कैसे ऑपरेट करता है, ठीक है। देन एंड बैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग लोन फैसिलिटीज। लोन्स क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो हमने पढ़ा था कि क्रॉप के लिए क्या लगता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, जिसमें फिक्स कैपिटल होता है और वर्किंग कैपिटल होता है। फिक्स कैपिटल में क्या आएगा? ट्रैक्टर एक्सेट्रा। वर्किंग कैपिटल में क्या आएगा? उसके सीड्स आएंगे, फर्टिलाइजर आएंगे, पेस्टिसाइड्स आएंगे, इन सब के लिए पैसा लगता है। अब पैसे के लिए हमने पढ़ा था फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, याद आ रहा है? इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। अब यहाँ पे हमको लोन प्रोवाइड करना पड़ेगा उनको, अगर नहीं प्रोवाइड किया तो विल फॉल इन ट्रैप व्हाट, इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। मनी लेंडर्स के पास चले जाएंगे, मनी लेंडर्स से चले जाएंगे तो वहाँ पे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, फिर ये डेट ट्रैप में फंस जाएंगे और ये फिर अर्न नहीं कर पाएंगे, अल्टीमेटली ही विल एंड अप इन कमिटिंग सुसाइड, राइट। तो ऐसा पूरा डेट ट्रैप होता है। इसलिए गवर्नमेंट इज अंडर दिस कंपल्शन कि वो प्रोवाइड करे लोन फैसिलिटी को, और ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करे कि जो जहाँ पे इंटरेस्ट कम हो, फॉर द फार्मर्स एट द लोअर इंटरेस्ट रेट्स। अगर इंटरेस्ट रेट्स लोअर होगा तो बर्डन कम आएगा फार्मर पे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसका एग्जांपल क्या था? किसान क्रेडिट कार्ड, ये रहा। और ये पैसा बोलते हैं इसको पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। ये सब हमने काम किया है टेक्नोलॉजी के अंदर। क्या हमने क्या काम किया? ग्रीन रेवोल्यूशन, फिर मिल्क रेवोल्यूशन का व्हाइट रेवोल्यूशन, फिर लैंड रिफॉर्म के नाम पे काम किया। इंस्टीट्यूशन में क्या क्या किया हमने? KCC बनाया, ठीक है। फिर FC आएगा, बताता हूँ आगे, ठीक है, FC आएगा। और फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना स्टार्ट किया हमने, रिमाइंडर प्राइजेस फॉर दी। अभी MSP मतलब क्या कि अगर आपका वीट या फिर कुछ 14 क्रॉप्स देता है जिसमें हम देते हैं, वीट हो गया, राइस हो गया, अगर ये किसी ने भी नहीं खरीदा मार्केट में, तो गवर्नमेंट सेइंग कि आप हमको आके बेचो और हम आपको मिनिमम MSP देंगे, जो कि क्रॉप के पहले डिसाइड करते हैं। जैसे कि समझो 1200 रुपीज़ क्विंटल, 1500 रुपीज़ क्विंटल। तो इससे क्या होगा? कॉन्फिडेंस आएगा फार्मर को कि हाँ भाई कोई भी नहीं खरीदेगा तो गवर्नमेंट खरीदेगी, तो आई विल ग्रो दिस। एंड वाई इज दिस गवर्नमेंट डूइंग? ताकि हमारा फूड सिक्योरिटी रहे। अगर फार्मर ग्रो नहीं करेगा तो हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा, जैसे हम अभी ऑयल इंपोर्ट करते हैं बाहर कंट्री से, और फिर हम डिपेंडेंट बन जाएंगे उस कंट्री में। तो हमारा इंडिपेंडेंस होना चाहिए, इसलिए वी आर सपोर्टिंग फार्मर्स कि हम उसको MSP दे। अब इसमें भी बहुत सारे लूप होल्स हैं, कभी आराम से समझेंगे। MSP जहाँ जाना चाहिए वहाँ पे नहीं जा पा रहा है, फिर बहुत सारे डाइवर्सिफिकेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर टेक्नोलॉजी के नाम पे वाई आर वी कमिंग अप विद दिस रिफॉर्म? क्योंकि लैंड कम है लोगों के पास, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स ज़्यादा है, तो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। एग्जाम्पल भूटान इसके अंदर ही आया था, लैंड रिफॉर्म लाया हमने, फिर ग्रीन रेवोल्यूशन लाया,
फिर वाइट रेवोल्यूशन लाया, ठीक है, थोड़ा बहुत ऐड करेंगे। फिर क्रॉप इंश्योरेंस, क्यों? अगर क्रॉप फेल हो जाए, फ्लड्स आ जाए, नेचुरल कैलामिटीज आ जाए तो उसको प्रोटेक्शन देना जरूरी है, वरना वो इतना पैसा वाला तो है नहीं कि ही कैन अफोर्ड दैट, राइट? स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की बात करें, नॉट द रिच फार्मर्स। फिर केसीसी हमने किसान क्रेडिट कार्ड और पैसा, ताकि उनको हम इंश्योर कर सके। फिर एमएसपी, ताकि उसको हम ये कॉन्फिडेंस दे सके कि अगर इफ यू ग्रो दिस क्रॉप और कोई भी नहीं खरीदे तो सरकार एज इन गवर्नमेंट विल प्रोक्योर दिस फ्रॉम यू एट द फिक्स रेट, ठीक है, जो कि हम उसको पहले ही बता देते हैं, राइट? तो ये सब कुछ है जिससे हम अगर पूछे व्हाट आर दी चेंजेस या फिर व्हाट इज दैट गवर्नमेंट डूइंग, तो ये सब लिखना है। और फिर गौर किसान को एजुकेट करने के लिए हमने किसान चैनल भी बनाया है, टू एजुकेट हिम कि हाउ टू यूज द फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, और कैसे बेस्ट क्रॉप करे और कैसे यील्ड इंक्रीज करे। इसमें हम उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये सब गवर्नमेंट एफर्ट्स ले रहा है, तो व्हाट एफर्ट्स आर टेकन बाय द गवर्नमेंट, तो यही लिखना है फिर से। तो आराम से 1 मिनट देता हूँ, शॉर्ट में ही लिखना है, जो बता रहा हूँ वो सब लिखना है, ठीक है। चलो बी क्विक। चलो, यू मस्ट हैव रिटन, राइट? तो बढ़ते हैं आगे। टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन हुआ। अब कंट्रीब्यूशन क्या है, ये वापस हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था, उसको फटाफट रिवाइज करेंगे। तो व्हाट आई टोल्ड यू अर्लियर, ये सब छोड़ दो कि इसमें सेक्टर्स, तो देखो इसमें पहले कितना कंट्रीब्यूट करता था प्राइमरी सेक्टर, अब किधर कहाँ पे आ गया है। बट आज भी देखो एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा प्रोवाइड करता है, मोर देन 50% पीपल, 2/3 दिया है बुक में, तो समझना है कि मोर देन 50% है, ठीक है। आज भी इसमें अंदर एम्प्लॉयड है, इसमें पोटेंशियल है। अब देखो कि ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी ऑफ मेजर सेक्टर्स, मतलब कि कितना ग्रोथ किया है, तो एग्रीकल्चर देखोगे तो डिक्लाइन होते जा रहा है, ठीक है। इसमें तो बहुत बुरा हुआ था, थोड़ा सा ऊपर हुआ, वापस नीचे चले गया। और सर्विस सेक्टर देखो, पहले इतना था, फिर इतना था, और फिर इतना हुआ, मतलब कि सर्विस सेक्टर में एक ग्रोथ हम दे सकते हैं, पर एग्रीकल्चर तो कंप्लीटली डिक्लाइन होते जा रहा है, राइट? तो इसलिए ही काम करना पड़ेगा हमें। क्या काम करना पड़ेगा? जो पिछले साइड में पढ़ा था, ग्रीन रेवोल्यूशन, मिल्क रेवोल्यूशन, फिर हमें फैमिली केसीसी इंश्योरेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा, एमएसपी देना पड़ेगा, और सपोर्ट करना पड़ेगा फार्मर को, ताकि वो सुसाइड ना कमिट करे और इसमें ग्रोथ आए। क्यों? इसमें मैक्सिमम लोग एम्प्लॉयड है, अगर इसको हमने सुधार लिया तो एम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो वो डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये हमने लास्ट टाइम भी बताया था आपको, इसको फटाफट लिख लो शॉर्ट में, या यू कैन यूज इन जस्टिफाइंग योर आंसर कि वाई वी नीड टू सपोर्ट या फिर वर्क मोर ऑन योर एग्रीकल्चर, और डायरेक्टली इज लिंक विद व्हाट, योर फूड सिक्योरिटी एज वेल। तो चलो इसको फटाफट लिखना है। चलो इतना लिख लिया होगा, बढ़ते हैं आगे, बस 1 मिनट देना। दिस हैव टू यूज इन योर फॉर्डर मटेरियल, राइट? तो ये याद होना चाहिए आपको। अब फूड सिक्योरिटी क्या है इसको समझते हैं, और फिर नेक्स्ट टाइम इसको ठीक है, आज ही खत्म करने की कोशिश करते हैं इसको, हुआ तो नहीं तो थोड़ा नेक्स्ट टाइम पे ले जाएंगे। फूड सिक्योरिटी मतलब क्या है कि आपके यहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल या फिर फैमिली को एटलीस्ट 1 टाइम का फूड मिलना चाहिए। अगर नहीं होगा तो दे विल बी अंडर व्हाट, पॉवर्टी, ठीक है। और पॉवर्टी में होगा तो फिर ये सबसे बड़ा किसका कंपल्सन है? स्टेट के ऊपर है कि दे आर नॉट एबल टू फीड देयर पॉपुलेशन।
और फिर वो बर्डन बन जाएंगे, याद आ रहा है, विशियस साइकिल, वर्चुअस साइकिल, और वो चलने लग जाएगा, याद रखना है। तो पॉवर्टी वगैरह सब पढ़ा था हमने, वो उसी का लिंक यहीं पे आएगा। थोड़ा कलर करता हूँ चेंज, ठीक है। अब द एक्सेस टू फूड विच प्रोवाइड्स मिनिमम न्यूट्रिशन वैल्यू, मिनिमम न्यूट्रिशन वैल्यू, सिर्फ पेट नहीं भरना चाहिए, उसमें न्यूट्रिशन होना चाहिए। मतलब क्या होगा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स प्रोपोर्शन में होना चाहिए, तो मिनिमम न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट। डिस्प्रोपोर्टली लार्ज रीजन्स ऑफ आर कंट्री आर बिलो डजन हैव फूड सिक्योरिटी आर, या फिर बिलो पॉवर्टी लाइन, इसको भी हम क्या बोलते हैं, बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, कि वहाँ पे एक टाइम का फूड भी नहीं मिल रहा। मेन रीजन क्या है, इकोनॉमिकली लेस डेवलप स्टेट्स, जहाँ पे पैसा ही नहीं होगा, पैसा ही नहीं होगा तो लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो क्या होगा, फिर दे विल फ्लॉट ऑन टू व्हाट, स्लम्स, स्लम्स में आएंगे, स्लम्स में पैसा नहीं आएगा, और फिर फूड सिक्योरिटी के लिए बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, खरीद नहीं पाएंगे, राइट। तो इकोनॉमिकली लेस मतलब दे डोंट हैव एनी सोर्स ऑफ इनकम। अब सेकंड कब होगा, जब नेचुरल कैलेमिटी आएगी, फ्लड्स आ गए, साइक्लोन आ गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा आ गया, तो सब जो भी क्रॉप था वो सब कुछ फेल हो जाएगा। हमने अभी पढ़ा था, क्रॉप जो होगा वो फेल हो जाएगा। और फिर अगर हमारे पास फूड सिक्योरिटी नहीं होगी, एक्सेस में फूड नहीं होगा, तो इनको देंगे क्या खाने के लिए, वापस वही फूड सिक्योरिटी क्वेश्चन आ जाएगा, राइट। इसलिए यही हमको ऐसे सब के लिए प्रोटेक्शन करने के लिए हमें फूड सिक्योर बनना पड़ेगा। तो हमने इसलिए एक प्लान लाया जिसका नाम है, रब करने दो उसको मुझे, हाँ, सरकार का पॉलिसी जिसको बोलते हैं हम नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम। इसके अंदर दो चीज आती है, पीडीएस, पीडीएस आएगा और एक बफर स्टॉक आएगा, दोनों हमने पढ़ा था। पीडीएस मतलब क्या है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे हम क्या करते हैं, थ्रू एफसीआई, एफसीआई करता है, फार्मर से प्रोक्योर करता है, और प्रोक्योर करता मतलब खरीदता है फार्मर से, और उसको पीडीएस शॉप्स में देता है। पीडीएस शॉप्स में क्या होता है, आपको फूड ग्रेन्स मिलते हैं एट ए अफोर्डेबल प्राइस, जैसे 1 रुपी, 2 रुपीज़ और 1 रुपी। 1 रुपी के जी वीट होता है, 2 रुपीज़ के जी राइस होता है, और ये पल्सेस होता है, ताकि सब लोग अफोर्डेबल प्राइस में इसको खरीद सके। तो जब इसको देंगे, इसको पीडीएस बोलेंगे। बफर स्टॉक मतलब कि जब इससे भी एक्स्ट्रा हम रखते हैं, जब ऐसी कोई नेचुरल कैलामिटीज कुछ आ जाए तब उसको यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी मतलब कब होगी, जब आपके यहाँ पे आप हर एक इंडिविजुअल को पेट भर खाना दे सको न्यूट्रिशन वैल्यू के साथ, ना कि डिपेंडेंट हो। इसको बोलते हैं फूड सिक्योरिटी। 9th में आराम से डिटेल में पढ़ा था, तो याद आना चाहिए, तभी भी बताया था मैंने कि काम आएगा। तो इसमें समझना है, नेशनल फूड सिक्योरिटी का हमारा एक पॉलिसी है जिसके अंदर दो चीज आती है, बफर स्टॉक और पीडीएस। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर अफोर्डेबल फूड ग्रेन्स टू द कॉमन पीपल। अवेलेबिलिटी, पहले बात तो अवेलेबिलिटी, और दूसरा अफोर्डेबिलिटी है। एक तो अवेलेबल होना चाहिए, सेकंड जो अवेलेबल है वो अफोर्डेबल प्राइस में होना चाहिए, ना कि इसको आप कर दो कि 12,000 रुपीज़ के जी, तो फिर कोई खरीद नहीं पाएगा। अफोर्डेबल प्राइस मतलब कितना, 1 and 2 रुपीज़ होता है फॉर बीपीएल। और फिर एपीएल भी होता है, अबव पॉवर्टी लाइन। इसमें हम 75% ऑफ द पॉपुलेशन कवर करते हैं। इनके लिए मार्जिनल कॉस्ट होता है, इनके लिए कुछ कुछ ही सेक्शनल कॉस्ट होता है, राइट। अब यहाँ पे अगर 1 रुपये होगा तो यहाँ इनके लिए 25-30 रुपीज़ होगा, ताकि सबके लिए अफोर्डेबल हो। अब ये सब काम कौन करता है, दिस इज डन बाय द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसको बोलते हैं एफसीआई। एफसीआई करता है, एफसीआई जो गवर्नमेंट, मैंने आपको बताया एमएसपी बताती है क्रॉप के ऊपर, उसके ऊपर से जो फार्मर है उनसे खरीदता है, उनसे बाय करता है, उसको प्रोक्योर बोलते हैं। बाय करेगा कौन, एफसीआई। एफसीआई उसको पीडीएस में डिफरेंशिएट मतलब डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और पीडीएस वाले किसको देंगे, कॉमन मैन को देंगे, थ्रू रेशन कार्ड्स। रेशन शॉप्स होते हैं ना, वहाँ पे 1 रुपी 2 रुपीज़ के जी, तो ऐसा पूरा साइकिल चलता है, ठीक है। तो एफसीआई क्या करेगा, प्रोक्योर करेगा क्रॉप्स को फ्रॉम फार्मर्स एमएसपी, और उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा पीडीएस में। ईच डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक शुड हैव बीन मेड सेल्फ सफिशिएंट। कैसे बनाएंगे सेल्फ सफिशिएंट, ताकि वो क्रॉप ग्रो कर सके। कैसे बनेंगे, जब वहाँ पे इरीगेशन होगा, कैनल्स होंगे, फूड और उनके लिए लोन्स की फैसिलिटीज होंगी, ठीक है, पंप्स होंगे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन इन गवर्नमेंट प्रोवाइड्स प्रॉपर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या, ट्रैक्टर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मैकेनाइजेशन, कैनल्स, मानसून डिपेंडेंट ना हो, एक्सेट्रा सब चीज़ इसमें आएगा। तो फूड सिक्योरिटी क्या है, उसको क्यों करना चाहिए, और वाई इट इज लिंक डायरेक्टली विद द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। तो बी क्विक, राइट दिस क्विकली, ठीक है। इसको पॉज करके आराम से लिख लेना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, और ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट क्या उसको पढ़ के, और यहाँ पे हम खत्म करते हैं, राइट। अब देखो, ग्लोबलाइजेशन पे पूरा चैप्टर है हमारा, और यहाँ से ही इंटरलिंकिंग स्टार्ट करना है आपको। 2 चैप्टर आएगा ग्लोबलाइजेशन पे, एक तो आएगा हिस्ट्री में और दूसरा आएगा इकोनॉमिक्स में। तो याद रखना है, देखो ये नॉट अ न्यू फिनोमिना। क्यों, 1498 में वास्को दी गामा इंडिया आया था, तब यहाँ से गोल्ड लेके गए थे साथ, और यहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था। जैसे इंडिया ऑलरेडी फेमस था वर्ल्ड में फॉर स्पाइसेस, कॉटन एक्सेट्रा, तो न्यू फिनोमिना नहीं है। बट बात रखना है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, इंडियन फार्मर्स वर नॉट एबल टू कम्पीट दिस, और दे वर फेल्ड इनटू डेट ट्रैप। क्यों, मशीन्स को देखो, ये मशीन से पूरा फार्मिंग करते हैं, तो पूरा साइंटिफिक फार्मिंग होगा, हाइजीन वगैरह सब कुछ मेंटेन होगा, यहाँ पे दिक्कत होगी, तो इसको कम्पीट नहीं कर पाएंगे। सेकंड, हैंडमेड चीज़ें को टाइम लगता है बनने, ये फटाफट बन सकते हैं, तो सप्लाई डिमांड मिसमैच होगा। डिमांड और सप्लाई का जब भी मिसमैच होता है तो प्राइस में ऊपर नीचे, तो हमने पढ़ा था, तो ये सब हो रहा है यहाँ पे। अब इंडियन कॉटन की वजह से क्या क्या फेमस है, देखो, कॉटन टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज इन मैनचेस्टर एंड लिवरपूल फ्लरिश ड्यू टू दी अवेलेबिलिटी ऑफ गुड कॉटन फ्रॉम इंडिया। यहाँ आके यहाँ से ले गए यहाँ पे, और वहाँ पे मैनचेस्टर और ये लिवरपूल बनाया, ये हम इंडस्ट्रीज में पढ़ेंगे आराम से, ठीक है, समझना है। अब हुआ क्या, चंपारण के अंदर जो मूवमेंट चला था, ये गांधी जी में पढ़ेंगे हम, सेकंड चैप्टर है
हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया, थर्ड चैप्टर एक्चुअली, वहाँ पे पढ़ेंगे। तो चंपारण में क्या था, देवर फोर्स टू ग्रो इंडिगो। अब इंडिगो ग्रो होने से क्या होता है कि फर्टिलिटी डिक्रीजेस। अब ये क्यों ग्रो करते हैं इंडिगो, ताकि ये इसको डाई में यूज कर सके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे कैसे क्या हुआ, डिटोरेट किसका हुआ, कंडीशन खराब किसकी हुई, इंडियन फार्मर्स की। अंडर ग्लोबलाइजेशन particularly after 1990s the farmer in India have been exposed to new challenges। न्यू challenges मतलब क्या, मशीन मेड गुड्स, ठीक है। और फिर वहाँ पे उनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है, उनके पास इरीगेशन है, जैसे मैं बताता हूँ फटाफट ध्यान देना कि क्या है, उनके पास इरीगेशन है, हमारे पास सबके पास इरीगेशन फैसिलिटी का नहीं, वहाँ पे कैनल्स है, ठीक है। फिर वहाँ पे मॉडर्न मशीन्स है, यहाँ पे इंडिया के पास ट्रैक्टर भी बहुत कम लोगों के पास है, ठीक है, इसको कम्पीट करना है। और फिर वहाँ पे वेल डेवलप नेटवर्क है, राइट। तो इसी की वजह से इसको कम्पीट करना बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है इंडिया के पास। और फिर वो क्या करते हैं, इसको साइंटिफिकली अप्रूव करते हैं। और इंडिया में साइंटिफिकली अप्रूव होना बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ फर्टिलाइजर ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, क्योंकि हमारे फार्मर्स को उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, लाइक यूजिंग ऑफ द NPKs ऊपर नीचे होता है, फिर वो खरीदते नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि MDH मसाले जो है, MDH देवर बिन स्टॉप्ड इन अमेरिका बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ बैक्टीरिया जो ज़्यादा हो गया था उसमें, जिट कैन कॉज कुछ फूड पॉइजन के नाम पे उन्होंने बैन कर दिया था, ठीक है। तो MDH तो एक वेल एस्टैब्लिश नेटवर्क है, मतलब वेल एस्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशन है, फिर भी उनके ऊपर ये क्लेम लग गया था। अब सोचो कि हमारे जो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स है, उनके पास लैक ऑफ एजुकेशन होता है, पहले बात तो दे आर नॉट अवेयर कि NPK का रेशो कितना रखना है, तो ओवर यूज करके चले जाते हैं। फिर उससे क्या होगा, क्रॉप का जो हाइजीन होगा, जो उसका क्वालिटी होगा, डिटोरेट होता है। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन दी वर्ल्ड मार्केट। सेकंड क्या होगा, इंटरनेशनल क्रॉप्स जो आते हैं वो इंडिया में जो इंपोर्ट करते हैं हम, उनके साथ कॉम्पीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया इंडियन क्रॉप्स को। तो जिसके वजह से क्या हुआ, हमारा डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो था दैट बैडली वॉज अफेक्टेड और फिर डिटोरिएटेड। इसको आराम से हम ग्लोबलाइजेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। ये चैलेंजेस थे। अब इसके लिए क्या करना है, वो GM क्रॉप्स यूज़ करना है, मतलब कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। अभी GM क्रॉप्स हम एक्चुअली इंडिया में सपोर्ट नहीं होता, हम बस कॉटन यूज़ करते हैं, BT कॉटन बोलते हैं उसको, BT कॉटन। बाकी सब कुछ बैंड नहीं इंडिया में, क्योंकि हमारे एथिक्स के खिलाफ है ये, ठीक है। तो पर इससे क्या होता है कि आपका यील्ड बढ़ेगा, बट हमने क्या यूज़ करना है, हाई यील्डिंग सीड्स यूज़ कर सकते हैं हम, HY सीड्स, राइट। जिससे क्या होगा, अगर आप एक क्रॉप आपको 1 टन देता है तो दिस कैन इंक्रीज इट टू 10 टन। हमने 9th में पढ़ा था, राइट। एक क्रॉप होगा ऐसे, तो जहाँ पे मेन क्रॉप लगता है और बाकी लीव्स होते हैं, लीव्स आर ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू द क्रॉप, ठीक है। इससे यील्ड बढ़ेगा। फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए हमने। ऑर्गेनिक फार्मिंग से क्या होगा कि आपको फाइटोसैंटोफिटी जो केमिकल्स था ऊपर नीचे होना, वो नहीं होगा। ऑर्गेनिक का डिमांड है, एग्जाम्पल सिक्किम कंप्लीटली ऑर्गेनिक स्टेट है इंडिया का, राइट। और फिर डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा फार्मर्स को, क्यों, इससे बचाने के लिए। डाइवर्सिफाई मतलब क्या, कि एनिमल हस्बेंड्री करो, मल्टीपल क्रॉप्स प्लांट करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो अभी 1 मिनट देता हूँ फटाफट आपको, क्विकली राइट दिस, कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, इम्पैक्ट क्या हुआ इस पर। चलो लिख लिया, ठीक है। तो बस इन शॉर्ट बताता हूँ थोड़ा सा। देखो ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या होता है, इट्स लाइक अलाइनिंग योर कंट्रीज इकोनॉमी विद वर्ल्ड इकोनॉमी। जैसे इंडिया इंपोर्ट करता है आईफोन और एक्सपोर्ट करता है एप्पल खाना वाला एप्पल, जैसे HP और कश्मीर के एप्पल फेमस है UK में। तो ये सब क्या हुआ, कब हुआ, जब ग्लोबलाइजेशन की, मतलब हम पूरा वर्ल्ड इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। पर इसके पॉजिटिव्स कम रहे इंडिया में और नेगेटिव ज़्यादा रहे। इसको आराम से ग्लोबलाइजेशन के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हमें ये समझना है कि ये इसकी वजह से हमारा फार्मर है उसको बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है, और दिस इज हाउ यू हैव टू सपोर्ट हिम, ठीक है। तो इसको करते हैं रब। और थोड़ा इंटरलिंक करना है कि हाउ इंडस्ट्रीज कैन बी ग्रोन, हाउ इट कैन बी अलाइन, कैसे हम ये मैकेनाइजेशन की तरफ बढ़ सकते हैं, व्हाट ऑल कैन बी डन, ताकि हम फार्मर को बचा सके। क्या सुसाइड इज द ओनली ऑप्शन फॉर विद द फार्मर, ये सब कुछ सोचना है और आंसर बनाना है अपना आराम से शॉर्ट में, ठीक है। तो यार विल स्टॉप, नेक्स्ट टाइम विल कंटिन्यू विद सब डिफरेंट चैप्टर। कंप्लीट हुआ। इफ इन केस यू हैव एनी डाउट तो लेट मी नो, व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे पोस्ट कर देना, आई ट्राई टू एड्रेसेस। इसका माइंड मैप क्विकली बन के भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो चलो विल स्टॉप हियर, कैच यू नेक्स्ट टाइम। चलो बी होम, स्टे सेफ।